गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसा कि आप लोग से कमिटमेंट किए थे कि थर्ड चैप्टर जो क्लासरूम में चल रहा था, मैकेनिक्स स्टार्ट हुआ था, उसमें से काइनेमेटिक्स, वो चैप्टर इस छुट्टी में क्लासरूम वाला वहीं पर रोक दिया जाएगा और एक न्यू चैप्टर जो है यूनिट एंड डायमेंशन है, इसको स्टार्ट किया जाएगा। ये चैप्टर स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं भी रहेगा तो फिर भी अच्छे से पढ़ा जा सकता है। इस चैप्टर में टीचर का ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा रोल नहीं है, इसलिए इस चैप्टर को आप लोग सभी पढ़ेंगे और आसान भी है, समझ में भी आ जाएगा। इस चैप्टर का नाम है, एनसीईआरटी में सेकेंड चैप्टर करके नाम दिया है, नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। हिंदी इसका है मात्रक एवं मापन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूनिट किसको कहते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्टैंडर्ड की ज़रूरत होता है, उसी को हम लोग यूनिट कहते हैं। मीन्स दैट यूनिट को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा क्या आपका फिजिकल क्वांटिटी क्या है। 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करता हूँ, आवाज़ आ रही कहीं से। चलिए, सारा चीज़ ठीक ठाक है। लग रहा था कि लिखावट में थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन ठीक है। तो ये सेकंड चैप्टर जो है हम लोग का, वो है यूनिट और मेजरमेंट। और आपने देखा कि यूनिट को एक्सप्लेन करने के लिए आपको फिजिकल क्वांटिटी क्या है इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। कृपया आप लोग बने रहिए और देखते जाइए। तो हम लोग देखेंगे पहले फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, हिंदी में इसको बोलते हैं भौतिक राशि। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी कहते किसको है तो देखते हैं। The quantity which can be measured by any scale is called physical quantity। हिंदी इसका हुआ वह राशि जिसे किसी भी पैमाने द्वारा मापा जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं। समझ में आ गया? जैसे एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल से। जैसे कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी लीजिए, ठीक है। जैसे हमने ले लिया मास, इस मास इज मेजर्ड इन केजी। द्रव्यमान केजी में मापा जाता है। तो यहाँ पर जो ये केजी है, इसको माप लिए
कौन सा स्केल से? यही हो गया इसका स्केल, हिंदी में इसको पैमाना, ठीक है। यानी मास को आपने माप लिया केजी से, इसलिए ये मास जो है ये आपका है फिजिकल क्वांटिटी। हिंदी में इसी को बोलते हैं हम लोग भौतिक राशि। यानी आप जिसको माप लोगे वो सब फिजिकल क्वांटिटी है, जिसको आप नहीं माप सकते हो वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। जैसे आपकी लंबाई कितनी है, आपकी लंबाई कितनी है तो आप बता देते हो 5 मीटर है सर। आपकी सुंदरता कितनी है, आप नहीं बता पाओगे सुंदरता आपकी कितनी है, तो वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। लेकिन आप अपने लंबाई को बता सकते हो सर 5 मीटर है, अपने आप मास को बता सकते हो सर 50 केजी के हैं। लेकिन आपको बोलेंगे आप कितने क्रूप हैं तो ये भी नहीं बता पाएंगे। आपका चरित्र कितना अच्छा है ये भी आप नहीं बता पाएंगे। यानी जिसको आप मेजर नहीं कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, जिसको आप मेजर कर सकते हो वही है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स में बहुत सारे चीज़ों को हम लोग देखेंगे, जिसको हम लोग मेजर करेंगे वो सब फिजिकल क्वांटिटी है, अदरवाइज जिसको मेजर नहीं करेंगे वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा। तो समझ में आ गया आपको? तो इस तरह से वीडियो को पॉज करके रोको वीडियो को और इसको लिखो, मिटाता हूँ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यूज क्या है इसका। यूज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि का उपयोग। क्या है इसका उपयोग? तो देखते हैं। इट इज यूजफुल फॉर एक्सप्लेन द फिजिकल लॉ एंड इट्स फार्मूला। इसका उपयोग किसका? फिजिकल क्वांटिटी का उपयोग भौतिक नियम एवं इसके सूत्र की व्याख्या करने के लिए होता है। जैसे देखिए, आप फोर्स को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, फोर्स को भी माप सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी है। तो उस फोर्स को जो आप समझते हैं खींचना या धकेलना जो है, खींचना या धकेलना जो है, या फर्स्ट चैप्टर में डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स आपको हमने बताया था, फोर्स से परिचित हैं, जिससे खींचते और धकेलते हैं, वही है फोर्स। तो ये भगवान खींचना या धकेलना को जो हम कह रहे हैं या साइंटिस्टों ने कहा फोर्स, इसीलिए हम लोग समझ रहे हैं क्या फोर्स। अगर उसका नाम मोर्स रखा रहता तो मोर्स ही बोलते हम लोग, लेकिन सबने इसको फोर्स कहा है, इसीलिए हम लोग भी क्या कहेंगे फोर्स। यानी फिजिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए, क्वांटिटी चाहिए ना भाई। अलग अलग घटना को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ेगा। तो वो सारे क्वांटिटी जो है वो आपका फिजिकल क्वांटिटी है नहीं। यानी यूज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्यों हम लोग बनाए?
फिजिक्स के लॉ को समझने के लिए या फिजिक्स के फार्मूला को बताने के लिए ही बनाए हम लोग, इसीलिए लिखे हैं। इसका उपयोग फिजिक्स के नियम और इसके फार्मूला को एक्सप्लेन करने के लिए होता है। तो ये फोर्स इज इक्वल टू हमने क्या कहा, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, यानी एफ भी आपका फिजिकल क्वांटिटी है। पी क्यू मतलब फिजिकल क्वांटिटी है, मास भी है आपका फिजिकल क्वांटिटी, और एक्सेलरेशन भी है, ये भी आपका है फिजिकल क्वांटिटी। तो समझ में आ गया, काहे कि फोर्स को भी माप सकते हैं हम लोग न्यूटन में, मास को भी माप सकते हैं केजी में, और एक्सेलरेशन को भी माप सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। ये सब बातें हम लोग, ये जितनी भी क्वांटिटी है ये सबको माप सकते हैं, यानी ये ऑल आर फिजिकल क्वांटिटी। मीन्स ये क्या था, एक फार्मूला था। पूरे को क्या कहते हैं, ये जो पूरा है ये क्या है, फार्मूला है, फार्मूला है। यानी फिजिक्स के फार्मूला को व्याख्या करने के लिए, फिजिक्स के फार्मूला को या नियम को व्याख्या करने के लिए हम लोग फिजिकल क्वांटिटी का उपयोग करते हैं। तो समझ में आ गया, यानी फिजिकल क्वांटिटी किसको कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी किसको कहेंगे, जिसको आप माप सकते हो वो सारा फिजिकल क्वांटिटी है, जिसको आप माप नहीं सकते हो वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फटाक से वीडियो पॉज करके लिखिए इसको। अब टाइप्स देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी का। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, हिंदी में हो गया इसका भौतिक राशि का प्रकार। ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, हिंदी में इसको कहते हैं मूल या मूलभूत भौतिक राशि। और दूसरा जो है वो होता है आपका डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी मतलब होता है व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो आपको कोई पूछेगा बताइए फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार का होता है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा, फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप्स का होता है, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो को पॉज करो, रोको उसी जगह और यहाँ तक लिखो। उम्मीद करता हूँ लिख लिया, रोका होगा तो लिख ही लिया होगा। मिटाता हूँ इसको। अब हम लोग देखते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे, पहला नंबर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मतलब मूल भौतिक राशि। ये देखते हैं कैसा फिजिकल क्वांटिटी है। दोज फिजिकल quantity which does not depends upon other physical quantity, other physical
quantity, then it is called fundamental physical quantity। अब इसका हिंदी भी लिख लेंगे तब समझेंगे हम लोग। वैसा भौतिक राशि जो दूसरे भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता है, उसे मूल भौतिक राशि कहते हैं। समझ में आया नहीं? जो दूसरे पर निर्भर नहीं करता है, समझाते हैं, ध्यान से देखना। जैसे अगर एक फोर्स है फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा ले लेते मास भी है फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स का डिपेंड कर रहा है मास और एक्सेलरेशन पर, क्योंकि फोर्स का फार्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। लेकिन मास का कुछ फार्मूला नहीं है, मास दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन ये फोर्स डिपेंड कर रहा है। नहीं तो ये जो मास है, जैसे टाइम है, ये भी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है। जो दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है, जो दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है, वो सारे फंडामेंटल क्वांटिटी है, और वह 7 है। कितना है फंडामेंटल क्वांटिटी? टोटल 7 है। और जो दूसरे पर डिपेंड करेगा, जो दूसरे पर डिपेंड करता है, उसको हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी कहेंगे। तो देखते हैं, इसका एग्जांपल में लिखते हैं। इसका एग्जांपल में कौन कौन सा क्वांटिटी है? तो एक तो क्वांटिटी हो जाएगा मास, मतलब द्रव्यमान, ये भी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है। टाइम याद रखना पड़ेगा, ये सब मतलब समय, ये भी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है। लेंथ मतलब लंबाई, ये भी दूसरे पर नहीं करता है। उसके बाद टेम्परेचर मतलब ताप, ये भी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है। इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा, ये भी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है। टोटल 7 है, 1 2 3 4 5 हो गया है। दूसरा लुमिनियस इंटेंसिटी मतलब होता है ज्योति तीव्रता, और एक होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। ये फिक्स है, पदार्थ की मात्रा। ये सब दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए हम ये सब को क्या बोलते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ये सब दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है। इतना ही है जो दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है। तो आपने लिख लिया होगा, आई होप। इसको मिटा दो। चलिए, अच्छी बात है। तो अब हम लोग टाइप पढ़ेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी का। तो देखते हैं टाइप।
टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, मतलब मूल राशि का प्रकार। ये कितने प्रकार का है तो जानते हो बच्चों? बहुत को नहीं पता है लेकिन आपको पता है होना चाहिए। देखिए क्या है, 3 प्रकार का है। प्योर फंडामेंटल क्वांटिटी, शुद्ध मूल राशि, और दूसरा जो है वो है बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी, जिसको हम लोग कहते हैं आधारी मूल राशि। राशि मतलब भौतिक राशि, ठीक है। और एक तीसरा और भी है, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी। कहानी है ये सब के पीछे, जो सब धीरे धीरे हम लोग सीख लेंगे। पूरक या सहायक या संपूरक, सबका मतलब एक है। पूरक मूल राशि मतलब भौतिक राशि। तो समझ में आ गया। तो पहला हम लोग देखेंगे कि प्योर फंडामेंटल क्वांटिटी किसको कहते हैं? शुद्ध मूल भौतिक राशि। भौतिक राशि किसको कहते हैं? एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा। इस तरह से आपको लिख ही रहे हैं क्या? प्योर, ये जो आपको एग्जाम्पल अभी दिए थे कि 7 है फंडामेंटल क्वांटिटी, वाजिब में वो प्योर फंडामेंटल क्वांटिटी था। तो फंडामेंटल क्वांटिटी तो हम समझ ही गए, वैसा क्वांटिटी जो दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है उसी को कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। अब भाई बारी आया कि प्योर फंडामेंटली क्वांटिटी किसको कहेंगे? नहीं, जैसे मास जितना 7 लिखा है वह सब है। देखते हैं। प्योर फंडामेंटल क्वांटिटी एक पढ़ना है आपको। प्योर फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, फिर बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, और सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है। प्योर फंडामेंटल क्वांटिटी द फंडामेंटल क्वांटिटी which is या which has mass, time, length, temperature, electric current,
इलेक्ट्रिक करेंट amount of substance 1 2 3 4 5 6 and luminous intensity is called pure फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। हिंदी इसका हो गया वह मूल भौतिक राशि, भौतिक राशि जिसमें द्रव्यमान समय, लंबाई, तापमान, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा एवं ज्योति तीव्रता मौजूद होता है उसे क्या कहते हैं? शुद्ध मूल राशि कहते हैं। बहुत आसान है, ये सातों को याद रखना है। नहीं, कौन कौन सा देखना है? मास, टाइम, लेंथ, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। ये सब अगर एक साथ मौजूद है तो ये सब प्योर फंडामेंटल क्वांटिटी है। उसको क्या कहते हैं हम लोग? शुद्ध मूल राशि कहते हैं। तो समझ में आ गया? पॉज करो, वीडियो को रोको, बीच में दबा के और पूरा लिख लो। मिटा देता हूं। ये सब में किसी का कोई लॉजिक नहीं है। सब साइंटिस्ट ने मिलकर ये सब डिसाइड किया है कि भाई यही है फंडामेंटल क्वांटिटी। इसीलिए इस चीज को हम लोग को याद रखना पड़ेगा। और फालतू का समय वेस्टिंग करने से ये सब में कोई फायदा भी नहीं है। याद ही रख, हो जाएगा, अभी बहुत बार यूज होगा, रटवा भी दूंगा एक बार। अब दूसरा देखिए है बेस फंडामेंटल क्वांटिटी। बेस फंडामेंटल क्वांटिटी, ये क्या है? आधारी मूल राशि। तो द फंडामेंटल क्वांटिटी, द fundamental quantity which has only mass, time and length is called base fundamental quantity।
वह मूल भौतिक राशि, वह मूल भौतिक राशि जिसमें केवल द्रव्यमान, समय एवं लंबाई मौजूद होता है, उसे आधारी मूल राशि कहते हैं। समझ में आ गया? अगर कोई पूछेगा आपको कि फंडामेंटल क्वांटिटी कितना है, तो आप अगर बता दोगे 3, तो वह बेस फंडामेंटल क्वांटिटी बता दीजिएगा। बताइए आप कि मास, टाइम और लंबाई। पहले फिजिक्स में यही तीनों चीज था। जब फिजिक्स डेवलप नहीं किया था तो मास था, टाइम था और लेंथ था। लेकिन जैसे जैसे फिजिक्स डेवलप किया तो फंडामेंटल क्वांटिटी और धीरे धीरे बढ़ते चला गया। जैसे केमिस्ट्री में भी कितना एलिमेंट था पहले 108, लेकिन अभी पीरियोडिक टेबल में कितना पड़ रहा है 118। फिर खोज होगा तो फिर बढ़ सकता है। नहीं, अभी तक ये जो 7 है फंडामेंटल क्वांटिटी, इसी से पूरा फिजिक्स एक्सप्लेन हो जा रहा है, इसीलिए उसको प्योर फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। और ये जो पहले जो मात्र मास, टाइम और लेंथ वाली बात था, द्रव्यमान, समय और लंबाई, पहले इतने सा से फिजिक्स को लोग एक्सप्लेन करता था। क्योंकि फिजिक्स ज़्यादा डेवलप नहीं किया था, तब इसको हम लोग, वो बेस था, बेसिक था वो, इसीलिए उसको बेस फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। अभी भी एग्जाम में आ सकता है कि बेस फंडामेंटल क्वांटिटी किसको कहते हैं, तो आप क्या बताइएगा? मास है, टाइम है और लेंथ, ये तीनों बेस फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो टोटल फंडामेंटल क्वांटिटी कितना है? तो 7। कितना है टोटल? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। लेकिन बेस फंडामेंटल क्वांटिटी पूछेगा तो कितना बताइएगा? 3 है। कितना है? 3। तो कहने का मेरा मतलब अब और देखते हैं। दूसरा हो गया। तीसरा नंबर सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी, इसको कहते हैं पूरक या संपूरक या संपूरक या सहायक। क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है तुमसे एग्जाम में, कुछ भी नाम दे सकता है, इसीलिए मैंने सब रख दिया। पूरक, संपूरक या सहायक मूल राशि। मूल राशि क्यों है ये? क्योंकि ये भी दूसरे पर डिपेंड नहीं करेगा। देखिए होता क्या था, साइंटिस्ट लोगों ने का एक मीटिंग हुआ था, बताएंगे सारा कहानी कि किसको, फिजिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए एक मीटिंग हुआ। उसमें से लोगों ने 7 फंडामेंटल क्वांटिटी चुन करके आ गया उस मीटिंग में, ठीक है। उसके बाद कौन कौन सा चुना तो आप देख ही रहे, प्योर फंडामेंटल क्वांटिटी। उससे पहले 3 ही था, तो उस तीनों का नाम बेस फंडामेंटल क्वांटिटी पड़ गया। उसके बाद 1971 ईस्वी में जो सब ने मिलकर, सारे देश का साइंटिस्ट पेरिस में मिला, एक सम्मेलन हुआ और उसमें से फिजिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए 7 फंडामेंटल क्वांटिटी किया। और एंगल को, कौन जो है ना, कौन एंगल को मापना ही भूल गया था, तो कंप्लीट तो नहीं हुआ। फिर बाद में जाकर मापा, इसीलिए उसको सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी नाम रखा। जैसे आप मैट्रिक का एग्जाम देते हो, एक बार में बस फेल कर जाते हो, कुछ सब्जेक्ट में तुम फेल कर जाते हो, तो फिर से तुम सप्लीमेंट्री एग्जाम देते हो,
यानी पूरक एग्जाम देते हो, जो सब्जेक्ट में फेल किया है फिर से, उसी टाइप से बात यहाँ पर भी है सप्लीमेंट्री। यानी जो क्वांटिटी मान लिया फिजिक्स को, पूरे फिजिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी जो 7 माना, उतना सा से पूरा फिजिक्स मेजर नहीं हो रहा था, एंगल छूट गया था। फिर बाद में एंगल का भी मेजरमेंट किया, मतलब एंगल को जो मापते हैं उस क्वांटिटी को भी चूज किया। ठीक है, वह 2 चूज किया, एक प्लेन एंगल के लिए, प्लेन एंगल, और दूसरा क्या, सॉलिड एंगल। यानी सिंपल समझो, तुम सप्लीमेंट्री एग्जाम क्यों दिए? अपने एग्जाम को पूरा करने के लिए तुमने क्या दिया, सप्लीमेंट्री एग्जाम। उसी टाइप से फंडामेंटल क्वांटिटी को पूरा करने के लिए 2 क्वांटिटी अलग से चूज किया, उसी को हम लोग क्या कहे, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी। कंप्लीट द फंडामेंटल क्वांटिटी for complete the fundamental quantity involves to quantity plane angle and solid angle to for complete the pure या फंडामेंटल क्वांटिटी रहने दो। फॉर कंप्लीट द फंडामेंटल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स 2 क्वांटिटी प्लेन एंगल एंड solid angle is called supplementary fundamental quantity। यानी हिंदी इसका हो गया मूल राशि 7 था पहले, मूल राशि 7 था पहले, मूल राशि को पूरा करने के लिए 2 राशि समतल कोण एवं घन कोण या ठोस कोण, घन कोण को लिया गया जिसे पूरक मात्रक कहते हैं। तो समझ में आ गया कि फंडामेंटल क्वांटिटी भी 3 है। कौन कौन सा? एक प्योर फंडामेंटल क्वांटिटी जो कितना है, कोई पूछेगा तो 7। प्योर फंडामेंटल क्वांटिटी कितना है? 7 है। और बेस फंडामेंटल क्वांटिटी कितना है? तो 3 है। और सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी कितना है? तो 2 है। लिख भी दे रहा हूं, नोट करो इसको, पॉज करके फटाक से रोको, लिखो। लिख लिया?
देखिए नोट करके लिख लो, ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है, इसीलिए प्योर फंडामेंटल क्वांटिटी पूछेगा कोई तो क्या बताइएगा, 7 है। कितना है? 7 है। बेस फंडामेंटल क्वांटिटी कोई पूछेगा तो क्या बताइएगा, 3 है। कौन कौन सा? मास, टाइम, लेंथ। ये 7 जो मान लिया था, ये प्योर फंडामेंटल क्वांटिटी। इससे ही पूरा फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं हो पाया, एंगल छूट गया था। जैसे मैट्रिक का आप एग्जाम दिए और आप किसी विषय में फेल कर गए, तो फिर से आप सप्लीमेंट्री देते हैं ना, देते हैं या नहीं देते हैं? आंसर है आपका देते हैं। उसी टाइप से प्योर फंडामेंटल क्वांटिटी से ही साइंटिस्ट सबको लगा क्या पूरा फिजिक्स एक्सप्लेन हो जाएगा। बाद में पता चला एंगल भी आ रहा था, लेकिन एंगल का जिक्र ही नहीं हुआ था प्योर में। तब फिर ये बेस वाला क्या था, पहले इतने सा से फिजिक्स यानी मास, टाइम, लेंथ से ही डील हो रहा था। फिर सभी देश के साइंटिस्ट मिले, तब बोला आज डिसाइड ही कर दें कि कितने तरह का क्वांटिटी संभव है जो पूरे फिजिक्स को एक्सप्लेन कर सके, फिजिक्स के फार्मूला को, फिजिक्स के नियम को। तो वहाँ डिस्कशन करते करते सबों के बीच 7 निकला, इसीलिए उसका नाम रख दिया प्योर फंडामेंटल क्वांटिटी, जिसको केवल फंडामेंटल क्वांटिटी के नाम से भी जानते हैं। यानी कोई अगर फंडामेंटल क्वांटिटी की बात कर रहा है, प्योर नहीं भी लगाए तो फिर भी आपको बताना है 7। कोई बेस फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करे तो आपको बताना है 3, मास, टाइम, लेंथ। और आपको सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी पूछे तो आपको क्या बताना है कि 2। कौन कौन सा? प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। यानी 7 ये याद रखना है, ये तो इसी में आ जाएगा। 7 ये याद रखना है और 2 ये, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। इस तरह से हम लोग फिजिकल क्वांटिटी पढ़ लिए अच्छे से, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं किसी न किसी स्केल से। वो सब फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों बनाया, इसका क्या उपयोग है? फिजिक्स के नियमों को और उसके फार्मूले को समझने के लिए साइंटिस्टों ने फिजिकल क्वांटिटी का निर्माण किया, बनाया। फिर वो फिजिकल क्वांटिटी 2 प्रकार का था। एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है, उसको फंडामेंटल क्वांटिटी कहा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहा। उसके बाद दूसरा डिराइव्ड फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी, वह क्वांटिटी था फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरे पर डिपेंड कर रहा था। जैसे फोर्स के केस में देखा, मास और एक्सेलरेशन, यानी फोर्स, मास और एक्सेलरेशन दोनों पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए वह आपका डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया। नहीं, फिर फंडामेंटल क्वांटिटी में भी काफ़ी उलझन है, बहुत लोगों को उलझन है। आपको मैं क्लियर करके बहुत मंथन करने के बाद, बहुत सारे बुकों को पलटने के बाद यह निष्कर्ष निकला है। ठीक है, कोई केवल फंडामेंटल क्वांटिटी ये लिख के चला जाता, इट इज़ द प्योर फंडामेंटल क्वांटिटी। इसी को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी समझ भी जाते हैं। तो कभी एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि बेस फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सा है। तो चूंकि पुराने ज़माने में मात्र फिजिक्स को लोग समझाने के लिए 3 ही चीज़ का यूज करता था, चूंकि फिजिक्स डेवलप किया नहीं था ज़्यादा। तो एक मास, दूसरा टाइम और तीसरा लेंथ, ये आपका है बेस। और तीसरा है सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी। जब सब साइंटिस्ट ने 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को चूज कर लिया तो उसी से पूरा फिजिक्स फिर डील नहीं हुआ। तब दूसरा बार मीटिंग किया और 2 क्वांटिटी और लिया। एंगल छूट गया था, किसी के दिमाग में नहीं था। नहीं, जैसे मैट्रिक का एग्जाम दिए आप
और आप फेल कर जाते हो तो फिर से एग्ज़ाम देते हो। तो कौन सा दिए? सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दिए, पूरक एग्ज़ाम दिया। उसी टाइप से एक बार किया तो 7, पूरा नहीं हुआ तो उसको पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए 2 अलग से फंडामेंटल क्वांटिटी को इन्वॉल्व किया, नहीं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, इसीलिए इसका नाम है सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल भी 3 प्रकार का था, फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ लिए। अब हम लोग चलते हैं दूसरा नंबर, फंडामेंटल पूरा कंप्लीट हो गया, फंडामेंटल में भी 3 था। अब दूसरा हम लोग चलते हैं क्या, दूसरा में हम लोग चलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी, व्युत्पन्न राशि या भौतिक राशि भी दे सकते हैं हम लोग। तो ऑब्वियसली है द फिजिकल क्वांटिटी which depends upon fundamental quantity is called derived quantity। वह भौतिक राशि या राशियां जो मूल दूसरे मूल राशि या मूल राशि पर निर्भर करता है, उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। या और मतलब तो या दूसरा भी डिफिनेशन दे देते हैं, व्हेन 2 or more than 2 fundamental quantity is combined and form a new quantity, such new quantity is called, when बोल भी दे रहे हैं, ये हो सकता है दिखाई भी नहीं दे, नीचे बोल रहे हैं, when 2 or more than 2 fundamental quantity is combined and form a new quantity, such new quantity is called, इसको मिटा रहा हूं ऊपर, ये तो लिख ही लिया होगा, is called derived quantity।
इसका भी हिंदी लिख देते हैं। जब दो या दो से अधिक मूल राशि से मिलकर न्यू राशि बनता है तो उस न्यू राशि को क्या बोलते हैं हम लोग? व्युत्पन्न राशि कहते हैं। यानी दो क्वांटिटी मिल जाएगा फंडामेंटल और तीसरा बनाया। जैसे देखिए समझा रहे हैं, फोर्स इज इक्वल टू एम ए है, ये एक मास और दूसरा क्या? एक्सेलरेशन। इस दोनों से मिलकर ये बना, इसीलिए इसका नाम है, ये कौन सा क्वांटिटी है? डिराइव्ड क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू सेकेंड डिफिनेशन। फर्स्ट डिफिनेशन देखिए, वह क्वांटिटी जो दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड करता है उसी को हम लोग कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। देखो ये क्वांटिटी है एक, ये डिपेंड कर रहा है इस पर और इस पर, तो बोथ आर सेम। बहुत तरह से डिफिनेशन दे सकते हैं, सबका सेंस क्या होता है ओवरऑल जाके एक ही होता है, कन्फ्यूज नहीं करना है। पहला डेफिनेशन के हिसाब से वह भौतिक राशियाँ जो दूसरे मूल राशि पर निर्भर करता है, वह भौतिक राशि जो दूसरे मूल राशि पर निर्भर कर रहा है कि नहीं, इस दोनों पे, ये उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं, इसीलिए इसको व्युत्पन्न राशि कहते हैं। दूसरा डेफिनेशन, जब दो या दो से अधिक फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर न्यू क्वांटिटी बनता है, यानी जब दो या दो से अधिक भी हो सकता है फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर न्यू क्वांटिटी बनता है तो उस न्यू क्वांटिटी को डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। दोनों का मतलब सेम है, तुम्हें जो याद रहे वो लिख लेना है, ठीक है। तो इसको मिटा देता हूँ। पॉज करो वीडियो को, सेकंड नंबर लिखो। लिख लिया है? पॉज करके रोका, लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। इसको समझ लेना है हम लोग को। एक एग्जाम्पल देके, एग्जाम्पल चलिए एग्जाम्पल देते हैं। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये होता है। यानी बल इज इक्वल टू द्रव्यमान और इसको कहते हैं त्वरण। इसको और तोड़ो, मास तो फंडामेंटल में आ गया है, सात जो बताए थे उसी में है मास, मास तो आ गया। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मतलब होता है वेग में परिवर्तन बाय टाइम। टाइम मतलब समय। तो आपने देखा ये फंडामेंटल आ गया, ये टाइम भी फंडामेंटल आ गया, अभी भी वेलोसिटी फंडामेंटल नहीं आया है। फिर से मास के लिए तो मास था, मास रहने दिए। चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी अभी लिख रहे हैं। वेलोसिटी बराबर होता है फार्मूला डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम।
इसके बदले लिखे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और फिर खुद से पहले से भी टाइम है। यह डिस्प्लेसमेंट देखो फंडामेंटल में जो एक नोट करके लिख लो, फंडामेंटल में जो तुम लेंथ बोलते हो, लेंथ जिसको कहते हैं लंबाई, जानते हो लंबाई कब कब समझ सकते हैं? अगर कहीं डिस्टेंस आ गया यानी दूरी, तो फिर भी उसको लंबाई ही कहेंगे। या आपको डिस्प्लेसमेंट आ गया मतलब विस्थापन आ गया, फिर भी उसको लंबाई समझेंगे। थिकनेस मतलब मोटाई, ये भी आ गया तो फिर भी लंबाई ही समझना है, मतलब वो लंबाई के ही गिनती में आ जाएगा। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, थिकनेस मोटाई, ऊंचाई, हाइट, ये सब लंबाई हो गया। कहीं रेडियस आ गया, त्रिज्या, ये सब को हम लोग क्या कहेंगे? लंबाई ही कहेंगे। या कहीं आपका सरकमफ्रेंस मतलब परिधि, ये सब वर्ड आया। यानी लेंथ हम लोग कब कब समझेंगे? जब डिस्टेंस कहीं लिखा है तो उसको भी लेंथ ही समझना है, डिस्प्लेसमेंट है तो उसको भी लेंथ ही समझना है, कहीं पर मोटाई की चर्चा हो रही है थिकनेस की, उसको भी लेंथ ही समझना है, कहीं पर हाइट की चर्चा हो रही है उसको भी लेंथ ही समझना है, कहीं पर त्रिज्या की भी चर्चा हो रही है तो फिर भी हम लोग को लेंथ ही समझना है, कहीं पर सरकमफ्रेंस परिधि की बात हो रही है तो फिर भी लेंथ। यानी एक 7 फंडामेंटल क्वांटिटी जो था, एक चीज़ कन्फ्यूज करता है बच्चे को, यह लेंथ। बच्चा जिसका दिमाग नहीं चलता वो सोचता लंबाई न है, तो डिस्टेंस को कैसे फंडामेंटल कहिएगा? लेंथ यानी इसको 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 सबको मिला के एक वर्ड दे दिया लेंथ। वाजिब में है भी यही, वाजिब में है भी यही है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो लेंथ कब कब समझ लेना, एक ही तो यही है, ये कब कब समझ लेना। डिस्टेंस कहीं आया तो फिर भी आपको लेंथ ही कंसीडर करना है, डिस्प्लेसमेंट आया तो फिर भी लेंथ कंसीडर करना है, थिकनेस आया तो फिर भी लेंथ कंसीडर करना है, हाइट आया, रेडियस आया, सरकमफ्रेंस आया, तो ये सब के लिए आप समझो कि लेंथ का ही बातें हो रही है। तो ये नोट कर लिया या कर लेना। अब देखिए, अब ये देखिए ये फंडामेंटल, ये भी फंडामेंटल लेंथ हो गया, ये भी फंडामेंटल, ये भी फंडामेंटल। तो यानी ये जो फोर्स है ये किस पर डिपेंड कर रहा है? ये मास पर एक फंडामेंटल, दूसरा फंडामेंटल, टाइम तो एक ही चीज है, समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी ये मास पर डिपेंड कर रहा है, मास पर डिपेंड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रहा है और टाइम पर डिपेंड कर रहा है। कौन? ये फोर्स। इसीलिए ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। समझ में आ गया? तो लिख लेंगे, नोट करके। एक बात ये लिखा, इसको पहले लिखो, दूसरा बात और नोट करके लिखा ही देता हूं। पॉज करो, लिखो मतलब पॉज करो, रोको और उतारो। अब जो तुम फार्मूला लिखे हो, ये नोट वाला बात नहीं, नोट वाला बात नहीं, फार्मूला जो लिखे हो उसका एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं फार्मूला के लिए। हियर फोर्स इज
formed by combination of क्या क्या, mass, length, three fundamental quantity, mass, time and length. So force is derived quantity, यानी कहेंगे बल यहाँ बल द्रव्यमान यहाँ द्रव्यमान समय एवं लंबाई से मिलकर बल बना है। इसलिए बल क्या है, व्युत्पन्न राशि है। समझ में आ गया? या दूसरा बात और लिख सकते हैं क्या, फोर्स, पहला बात तो ये लिख सकते हैं, दूसरा बात ये लिख सकते हैं, फोर्स डिपेंड्स ऑन 3 fundamental quantity, mass, time and length. So it is an example of derived quantity. It is example. Force depends on 3 fundamental quantity, mass, time and length. So it is an example of derived quantity. तो समझ में आ गया? हिंदी लिख देते हैं इसका। दूसरा नंबर का, बल तीन मूल राशि या राशियां द्रव्यमान, समय एवं लंबाई पर निर्भर करता है। इसलिए बल व्युत्पन्न राशि का उदाहरण है। ऐसे जहाँ भी तुम देखना कि कोई फिजिकल क्वांटिटी अगर फंडामेंटल क्वांटिटी पर निर्भर कर रहा है तो वो सब के सब क्या होगा, डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी मात्र 7 ही है। कितना है? मात्र 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है जो लिखाए हैं, याद कर लेना है तुमको। ठीक है, मास है, एक बार देख लो, मास है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, 5 हो गया।
लुमिनस इंटेंसिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ये 7 है। इसको आपको याद करना पड़ेगा, कर ही लेना, तब आगे दिक्कत नहीं होगा इस चैप्टर में, इतना तो करना ही पड़ेगा। तो इसको फटाक से नोट डाउन करो। इस तरह से मैंने बहुत टाइप्स का फिजिकल क्वांटिटी पढ़ लिया। अभी तक ये जो चैप्टर का नाम था यूनिट एंड मेजरमेंट, अभी हम लोग यूनिट पर पहुँचे भी नहीं हैं। अब हम लोग यूनिट पर पहुंचने वाले हैं बहुत ही जल्द, इसके जस्ट बाद। पॉज करो, उतारो। यूनिट एंड, अब हम लोग देखेंगे यूनिट किसको कहते हैं। यूनिट मतलब होता है मात्रक, इकाई भी बोल देते हैं इसको हम लोग। यूनिट है क्या? व्हाट इज यूनिट? ठीक है, मात्रक देखते हैं, पहले लिखते हैं तब समझ आएंगे। काफ़ी डिस्कशन है इसके ऊपर। द स्टैंडर्ड which is useful to represent the physical quantity is called यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब सब जो है, फंडामेंटल क्वांटिटी, प्योर फंडामेंटल क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी, नहीं डिराइव्ड क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सब आ गया फिजिकल क्वांटिटी में, सब आ गया। प्योर फंडामेंटल क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी, सब आ गया। The standard which is useful to represent the physical quantity is called unit। वह मानक जिसका उपयोग, बहुत आसान है ये, जिसका उपयोग किसी भी भौतिक राशियों को बताने के लिए होता है, उसे मात्रक कहते हैं। मात्रक कहते हैं। समझ में आ गया? वह मानक जिसका उपयोग किसी भी भौतिक राशियों को बताने के लिए होता है, उसे मात्रक कहते हैं। सच में कोई भी एग्जाम्पल लो, हम ले लिए फोर्स, पहला एग्जाम्पल ले लिए। दूसरा ले लिए मास, ये बल, द्रव्यमान। समझ में आ जाएगा तुरंत, ज़्यादा हल्ला करने की जरूरत ही नहीं है। और भी ले लो, टाइम ले लिया। अभी वो सब क्वांटिटी ले लें जो सब तुम जान रहे हो। तो ये फिजिकल क्वांटिटी है। अब फोर्स, क्या फोर्स पूछा, बताओगे ना भाई कि दो फोर्स का जो यूनिट है, केवल बता देंगे। कितना पूछेंगे? फोर्स, कितना फोर्स बताना ना पड़ेगा भाई, इतना। नहीं समझे? जैसे तुमने बताया क्या, 10 न्यूटन,
पूछे मास कितना, बताना पड़ेगा ना, कुछ भी 10 kg 2 kg कुछ भी। टाइम भाई बताओगे ना, 2 सेकंड 3 सेकंड कुछ भी, मिनट जो भी हो। तो वह मानक जिसका उपयोग किसी भी भौतिक राशि को बताने के लिए होता है, देखिए यही है मानक। एक वर्ड जो लिखे स्टैंडर्ड, इसका मतलब मानक। तो ये हुआ मानक, इसके लिए ये हुआ मानक, इसके लिए ये हुआ मानक। समझ में आ रहा है कि नहीं? और यही जो मानक है इसी को कहते हैं यूनिट, मात्रक। हमें नहीं लगता है तुम्हें समझ में नहीं आया है ही क्या इस सब में। वह मानक जिसका उपयोग किसी भी भौतिक राशि को बताने के लिए होता है उसे मात्रक कहते हैं। यानी वह स्टैंडर्ड, इट इज द स्टैंडर्ड, ये सब क्या है, स्टैंडर्ड है। वह स्टैंडर्ड जिसका यूज किसी फिजिकल क्वांटिटी को बताने के लिए होता है उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, यूनिट। क्या बोलते हैं इसको, यूनिट। और ये सब क्या है, ये जो है ये इसको बोलते हैं नॉमरिकल वैल्यू, नॉमेरिकल वैल्यू मतलब होता है अंकिक मान या संख्यात्मक मान, अंकिक मान। समझ में आया? तो यूनिट आप लोग समझ में आ गया। तो यूनिट क्या है, एक स्टैंडर्ड है, जिस स्टैंडर्ड से हम लोग मापते हैं उसी को क्या बोलते हैं, यूनिट। जिस स्टैंडर्ड से हम लोग मापते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिट। अब कोई लंबाई को हाथ से माप लेगा, कोई लंबाई को मीटर से मापता है, कोई लाठी से माप लेगा, मापता ही है। आजकल तो अब नहीं ही मापता है, लेकिन 1971 ईस्वी के पहले ऐसा ही होता था। कहानी कल सुनाएंगे, यूनिट के पीछे बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। ठीक है, जब सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ेंगे तब। अभी हम लोग केवल यूनिट सीख रहे हैं। यूनिट स्टैंडर्ड है। अगर यह स्टैंडर्ड इसके लिए कुत्ता होता, डॉग होता, डॉग ही इसका यूनिट होता। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो मान लिया है वो याद रखना पड़ेगा। ठीक है, माना इतना जल्दी से नहीं है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था साइंटिस्टों को। ठीक है, इसीलिए माना है। ये क्यों माना है ये हम डिस्कस करेंगे कल। आज समझो कि यूनिट किसको कहते हैं। ये सब क्या है, यूनिट है। तो लिख लिया होगा, इसका पॉज करके लिखो। अब हम लोग टाइप ऑफ यूनिट देखेंगे। टाइप ऑफ यूनिट, मात्रक का प्रकार। मात्रक के सिस्टम का प्रकार बात नहीं कर रहे हैं, यूनिट कितने प्रकार का हो सकता है। तो यूनिट किसको कहते हैं, वह स्टैंडर्ड जो किसी फिजिकल क्वांटिटी को बताने के लिए यूज होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिट। अब फिजिकल क्वांटिटी जितना टाइप का है उतना टाइप का यूनिट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिजिकल क्वांटिटी जितना टाइप का होगा उतना टाइप का यूनिट होगा। तो आपने तो इसका मतलब बताइए। यूनिट का प्रकार, तो फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार का था, 2 प्रकार का था, नहीं था? था। तो यूनिट भी होगा 2 प्रकार का। एक कौन सा, फंडामेंटल यूनिट, इसको कहते हैं मूल मात्रक। और दूसरा क्या, डिराइव्ड यूनिट,
व्युत्पन्न मात्रक तो ऑब्वियसली है। तो हम फंडामेंटल यूनिट किसको कहेंगे? फंडामेंटल यूनिट बड़ा आसान होगा। द यूनिट which is useful for fundamental physical quantity is called fundamental unit। हिंदी वह मात्रक जो मूल राशि के लिए उपयोग होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? मूल मात्रक कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? कौन कौन सा था मूल मात्रक? जैसे एग्जाम्पल देखिए, फंडामेंटल क्वांटिटी मास है, टाइम है, लेंथ है, टेम्परेचर है, करेंट है, लुमिनियस इंटेंसिटी है और भी है। थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, गलत नहीं है, लिख लिए होंगे तो सही है, जगह एडजस्ट नहीं हो पाया। एग्जाम्पल, मास, टाइम, लेंथ, टेम्परेचर याद हो जाना चाहिए, करेंट, लुमिनियस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हिंदी में द्रव्यमान, समय, लंबाई, तापमान, धारा मतलब विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये सब फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसका स्टैंडर्ड क्या है? मास के लिए केजी, इट इज द फंडामेंटल यूनिट। इसका स्टैंडर्ड क्या होगा? समय के लिए सेकेंड, लेंथ के लिए मीटर, टेम्परेचर के लिए केल्विन, ये सब फंडामेंटल यूनिट है। करंट के लिए एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडिला, सीडी से दिखाते हैं। और भी पढ़ेंगे आगे तो पूरा नाम भी लिख देंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस
के लिए मोल होता है, बड़ी एम से MOL। तो समझ में आ गया। वह मात्रक जो मूल राशि के लिए उपयोग होता है उसे मूल मात्रक कहते हैं। तो मूल राशि आपका ये सब है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसके लिए यूनिट केजी, मास के लिए बोलो तो मास के लिए केजी, टाइम के लिए सेकेंड, लेंथ के लिए मीटर, टेम्परेचर के लिए केल्विन, करंट के लिए एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडिला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। एकदम आराम से पढ़िए। इस तरह से लिख रहे हैं, इस तरह से सजा के अपने लैंग्वेज में लिख रहे हैं कि आप एक बार बारीकी से पढ़िएगा, सब आपके माइंड में सेटअप हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लिया, पॉज करो वीडियो को और उतारो। ओके, मिटाऊं इसको। तो ये था आपका फंडामेंटल यूनिट। अब देखिए फंडामेंटल यूनिट का भी टाइप होगा, टाइप ऑफ फंडामेंटल यूनिट, मूल मात्रक का प्रकार। सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं, मूल मात्रक का प्रकार। ये भी 3 प्रकार का है, लिखेंगे नहीं। देखिए एक क्या हो जाएगा, प्योर फंडामेंटल क्वांटिटी था ना, तो इसीलिए प्योर फंडामेंटल यूनिट। इसी में क्या, मास को केजी में, सेकेंड में, मीटर में, टेम्परेचर को केल्विन में, करंट को एम्पियर में, लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडिला में, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में। 1 2 3 4 5 6 7 ये सब क्या है, प्योर फंडामेंटल यूनिट है। यानी जो प्योर फंडामेंटल क्वांटिटी को मापने के लिए स्टैंडर्ड यूज होगा उसको हम लोग प्योर फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। इसीलिए इसका लिखना ज़रूरी नहीं है, जैसा उधर डेफिनेशन था उसी तरह का है। अब दूसरा क्या है आपका, बेस फंडामेंटल यूनिट। बेस फंडामेंटल यूनिट में आ जाएगा मास के लिए केजी, 3 गो होता है, मास टाइम लेंथ, टाइम के लिए सेकेंड और लेंथ के लिए मीटर। यही 3 होता है। ठीक है, 80% फिजिक्स में यही यूज होता है, यूज होता है। कौन सा, ये बेस वाला। पहले लोग इसी से मापता ही था, लेकिन कुछ फिजिक्स जब बढ़ा तो ये संभाल नहीं पाया, तब प्योर फंडामेंटल यूनिट बनाया था। और तीसरा जो है सप्लीमेंट्री। सब सीखेंगे कि 1 केजी किसको, 1 सेकेंड, 1 मीटर, एक ये सब कैसे का, बहुत कुछ पढ़ेंगे अभी। सप्लीमेंट्री यूनिट फंडामेंटल यूनिट, या इसको केवल सप्लीमेंट्री यूनिट भी कह देता है। ठीक है, ये कौन कौन सा होता है, एंगल, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल के लिए होगा रेडियन, सॉलिड एंगल के लिए स्टे रेडियन। सब सीखेंगे, तो समझ में आ गया। तो फंडामेंटल हो गया,
अब दूसरा क्या था, डिराइव्ड क्वांटिटी, तो यहाँ पर डिराइव्ड यूनिट केवल लिख सकते हैं, वह यूनिट जो दूसरे पर निर्भर करता है। व्युत्पन्न राशि पढ़े हैं तो उसके लिए जो यूनिट होगा वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। एकदम आसान है। जैसे फोर्स का यूनिट क्या था, फोर्स पढ़ा ना तुम, फोर्स का यूनिट क्या था, न्यूटन। इसके अंदर तुम देखोगे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तोड़ कर जब देखोगे तो, यानी इसमें मास भी है, पढ़े भी थे, मास भी है, लंबाई भी है और समय भी है। और भी तुम पढ़ सकते हो, जैसे तुम ले लो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, दो क्वांटिटी से मिला है। ले लो फोर्स केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ले लो मोमेंटम केजी मीटर पर सेकंड। ऐसा सब जो यूनिट है, देखो फंडामेंटल 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 फंडामेंटल, ये सब डिराइव्ड यूनिट हो गया। समझ में आ गया? ये है, आपने यूनिट पढ़ लिया कि यूनिट कितने टाइप का होता है, कितने टाइप का फिजिकल क्वांटिटी होता है, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट होगा, कल पढ़ाएंगे सिस्टम ऑफ यूनिट, मात्रक की पद्धति। कि मात्रक की पद्धति क्या क्या है, समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे भाई यूनिट तो देख ही लिए, बहुत टाइप का यूनिट है, सबको देखा ही हम लोग। सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है ये देखिए। जैसे देखिए लंबाई को मीटर में मापते हैं, तो कोई लोग उसको मीटर में माप रहा है, कोई उसको सेंटीमीटर में माप रहा है, कोई फीट में माप रहा है, कोई फुट में माप रहा है, कोई बित्ता से मापता था, कोई लाठी से मापता था, कोई हाथ से मापता था। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बहुत सारे सिस्टम है मापने का, मापना है हमको, जिससे मन होगा उसी से माप लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसी को बोलते हैं हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट। तो सिस्टम ऑफ यूनिट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा था, लेकिन कुछ पॉपुलर सब सिस्टम ऑफ यूनिट जो है उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। और क्यों सिस्टम ऑफ यूनिट का इतना बड़ा विस्तार हो गया था, और विस्तार हो भी गया था तो क्या प्रॉब्लम हो रहा था, ये सब बातें की कल चर्चा होगा, यानी कल लेक्चर होगा काफ़ी। यानी कल आज बेसिक सारे बातें बताए हैं, कल काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास होगा, सो मच इम्पोर्टेंट क्लास होगा, काफ़ी मज़ा आने वाला है आप लोग को। इसलिए आप लोग पूरा एकदम कंसंट्रेट होकर देखिए। ठीक है, धन्यवाद सभी 11th के बच्चों को। मेरी शुभकामना है कि आप इस कोरोना के महामारी के कारण, आपकी सिलेबस पीछे होने के कारण, आप इस दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर भी फ्री नहीं रह पा रहे हो। आपकी भी मजबूरी है और मेरी भी मजबूरी है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। धन्यवाद। देख ही लेना भाई, नहीं तो पता चलेगा कि ओरिजिनल फिजिक्स छूट जाएगा और यही सब पढ़ते पढ़ते समय हम लोग का वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए ये करेंगे हम लोग तो आराम से समझ सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग मी। धन्यवाद।